बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटे, आज इस टॉपिक को लेकर हम आपसे मुखातिब होने लगे हैं। द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ द वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। चूंकि आपने थ्रू आउट द केमिस्ट्री नंबर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला आपने तहरीर करना है और करते रहना है, तो इसलिए इस बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना लाजम है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को गौर से लास्ट तक सुनिए, देखिए और इस कंसेप्ट को खूब अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। तो शुरू करते हैं जी। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलुहु। तो शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस टॉपिक को मेरे लिए आप समझाना आसान कर दे और आपके लिए समझना आसान कर दे और हम दोनों के लिए इस इल्म को नफ़ा बख्श बना दे। हमने जो इसका स्टाइल अडॉप्ट किया है इस टॉपिक को समझाने का, वो ये है कि आपकी बुक के ऊपर ये 3 और ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका केमिकल फार्मूला लिखा गया है। तो हमने उन्हीं से इब्तिदा किया है। तो हम इनका फार्मूला यहाँ लिखते भी हैं और लिखना कैसे है ये आपको सिखाने की भी कोशिश करते हैं। ये 3 कंपाउंड्स जो आपके सिलेबस में मौजूद हैं वो सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है और कैल्शियम ऑक्साइड है। ये जो 4th एग्जाम्पल है ये मैंने एडिशनल लिखी है और एक खास वजह से लिखी है, वो भी आपको समझाता हूं कि आपकी बुक के ऊपर जो छठा पॉइंट है वो 4th एग्जाम्पल जब लिखेंगे तो छठा पॉइंट तब आपको क्लियर होगा। तो जब आपने किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का, जैसे ये वाले केमिकल कंपाउंड्स है, इसका केमिकल फार्मूला लिखना है तो कुछ काम आपको पहले करना आना चाहिए, उसका पहले आपको करना है इनके फार्मूला लिखने से पहले, जिसको मैंने टाइटल दिया है कि सम वर्क वी हैव टू डन बिफोर राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स। वो क्या वर्क है, उसके 3 स्टेप्स हैं। तो वो 3 स्टेप्स जरा गौर से देखिएगा। पहले स्टेप को बड़े गौर से देखिएगा, यहां पर एक कंफ्यूजन खत्म करनी है हमने। ये तीनों कंसेप्ट सिस्टर कंसर्न है, तो जब एक की समझ आ जाएगी तो दूसरे की भी समझ आ जाएगी, दूसरे की आ जाएगी तो तीसरे की भी ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो बुक के ऊपर लिखा गया है कि आपने सबसे पहले जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं कंपाउंड्स के अंदर, उनकी सिंबल आपने लिखनी है, उनकी सिंबल का आपको पता होना चाहिए। मेरा यहां पर इख्तलाफ है और वो इख्तलाफ क्या है जरा गौर कीजिएगा। असल में जब कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, जैसे तीनों कंपाउंड जो हैं ये आयोनिक टाइप के कंपाउंड्स हैं और केमिकल कंपाउंड्स और उनकी क्लासिफिकेशन में पढ़ा कर आया हूं और उसमें आयोनिक कंपाउंड भी मैंने डिटेल से पढ़ाया है। तो जब किसी केमिकल कंपाउंड में जो मौजूद एलिमेंट्स होते हैं, कम से कम 2 तो जरूर होते हैं जिनके केमिकल कॉम्बिनेशन से वो कंपाउंड बनता है, तो इन द कंपाउंड वो एलिमेंट चेंज होते हैं बेटे रेडिकल्स में। रेडिकल्स में क्यों चेंज होते हैं, ये रेडिकल्स का कंसेप्ट भी हम पीछे पढ़ाकर आए हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है कि रेडिकल्स जो है वो ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को कहते हैं जिनके ऊपर कोई सा भी चार्ज मौजूद हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 1 हो, 2 हो वगैरह वगैरह, तो उनको रेडिकल्स कहते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड में जब एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे तो उससे पहले, कंबाइन होने से पहले उनमें से सम ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो चेंज होंगे किसमें, रेडिकल्स में, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और वो चेंज होंगे किसमें, बोलो भाई, वो नेगेटिव रेडिकल्स में। इसलिए बहुत बेहतर होता बुक के ऊपर अगर वो कहता कि हमें सिंबल्स लिखने या पता होना चाहिए किनकी, रेडिकल्स की, क्योंकि कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स होते हैं। इसलिए मैं यहीं पर ये दुरुस्तगी करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें ये कहना है कि हमें पता होना चाहिए सिंबल या फार्मूलाज ऑफ रेडिकल जो उस केमिकल कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं। यहां ये बात समझ लें कि रेडिकल जो है ये पहले पढ़ाया था, तो ये सिंगल एलिमेंट्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। अगर तो वो रेडिकल सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा तो फिर उसकी सिंबल्स का हमें पता होना चाहिए। और रेडिकल एज वेल एज ग्रुप ऑफ एटम विच हैव सम चार्ज, उसको भी रेडिकल कहते हैं। तो अगर वो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होगा तो फिर उसका फार्मूला हमें पता होना चाहिए। इस बात को भी साबित यहां कर देते हैं कि इन द कंपाउंड एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल। जैसे जो ये कंपाउंड है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम और ऑक्सीजन की केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। तो ऑक्सीजन जो एलिमेंट है जब वो अपने रेडिकल में चेंज होता है तो इट्स नेम विल बी राइट एज ऑक्साइड।
जैसे कि ये कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम और क्लोरीन के केमिकल कॉम्बिनेशन से बना है। तो जब क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल चेंज होता है तो फिर उस रेडिकल को बोला जाता है क्लोराइड। तो अब ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। फिर हर रेडिकल की हमें वैलेंसी का पता होना चाहिए। वैलेंसी ऑफ रेडिकल इन द आयोनिक कंपाउंड पीछे बड़ी डिटेल से बात की है, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वहां पर क्या कहा था कि वैलेंसी क्या है, मेटल्स की वैलेंसी क्या है, या आयोनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स, जैसे ये तीनों ही आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद एलिमेंट्स की वैलेंसी से क्या मुराद है। तो ये कहा था कि एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन लूज करें या गेन करें तो वो उनकी वैलेंसी है। इसमें हम अब ये ऐड कर देते हैं कि जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये तो कंसेप्ट हमारा बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि उनके ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आप इसको ऐसे कह लें कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करें या जो भी उनके ऊपर चार्ज आए, एज वेल एज जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करें या जो भी चार्ज उन पर अपीयर हो आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वही उनकी वैलेंसी होगी। फिर आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो कंपाउंड्स के अंदर रेडिकल्स मौजूद हैं उनमें से कौन सा रेडिकल पॉजिटिव है और कौन सा रेडिकल नेगेटिव है। यहां पर एक दो एग्जांपल्स को मैं बड़े क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये कंपाउंड्स में एक रेडिकल सोडियम है और एक क्लोराइड है, इसमें एक कैल्शियम है और क्लोराइड है, कैल्शियम और ऑक्साइड है। तो मैंने यहां पर सोडियम रेडिकल की पहले बात कही है। तो ये सोडियम एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। अगर इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये बात बहुत दफा रिपीट हो चुकी है कि पहले शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकते हैं, लागा 2 और 8 11। तो थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो ये 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब वो ऑक्टेट रूल जिसको 20 दफा रिपीट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे कि एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करता है, तो इसके पास ऑप्शन ये है कि या तो इस थर्ड शेल में बाहर से 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करे और इसको 8 पूरा कर ले, या जो इसके लिए मुश्किल काम है, या इसके लिए रिलेटिवली आसान काम ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो तीसरे शेल में मौजूद है ये इसको भी लूज कर दे, और लूज करेगा जब तो फिर ये थर्ड शेल खाली हो जाएगा। तो पिछले शेल में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इस तरह ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। दादा ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर ये पहले बड़ी डिटेल से बात कर चुके हैं, तो इट विल कैरी क्या भी मानो पॉजिटिव चार्ज। तो लिहाजा इसकी वैलेंसी क्या होगी, ये होगा रेडिकल सोडियम, ये है उसकी सिंबल, इसका पता चल गया। और साथ साथ हमें क्या पता चला कि इसकी वैलेंसी क्या है, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो जिसकी वजह से इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आया है। लिहाजा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज के लिहाज से देखो तो फिर भी आप कहोगे कि इसकी 1 वैलेंसी है, या हमने कहा है कि जो भी उसके ऊपर चार्ज मौजूद होगा वो भी दर हकीकत इलेक्ट्रॉन के लॉस की वजह से ही होगा, तो जो भी चार्ज मौजूद होगा वही उसकी वैलेंसी भी होगी। तो आपने इसकी वैलेंसी का पता चला लिया। और तीसरा हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये इलेक्ट्रॉन चूंकि लूज हुआ तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से हमेशा पॉजिटिव आयन बनता है, लिहाजा इसकी टाइप इस रेडिकल की कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। सिमिलरली अब ये हमें आसान हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो 20 इसका एटॉमिक नंबर है, गोया इट हैज अ 20 इलेक्ट्रॉन, पहले में मैक्सिमम 2 फिर 8 फिर 8 फिर 2, ये 20 पूरे कर लो, काउंट कर लो। तो अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, या उसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना किसी से मुस्तार उधार ऐड करना वो मुश्किल है, तो इसके लिए रिलेटिवली आसान जॉब ये है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो देन ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो तब इसके ऊपर चार्ज आएगा डाई पॉजिटिव। ये डिटेल से बात कर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर मानो पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन के लूज करने पर डाई पॉजिटिव। तो फिर इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के एतबार से देखो तो फिर भी इसकी लिहाज से वैलेंसी आप कहोगे 2 है, या हमने कहा है कि जो भी उसके ऊपर चार्ज मौजूद होगा वो भी उसकी वैलेंसी ही कहलाएगा, तो इस लिहाज से भी आपको पता चल गया इसकी वैलेंसी 2 होगी। टाइप इस रेडिकल की इस कंपाउंड के अंदर जो है वो पॉजिटिव होगी। तीसरा देख लो क्लोराइड, तो 17 है, 2 8 और 7, तो इसको पूरा करने के लिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ये ऐड करता है और 1 इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से इसके ऊपर चार्ज मानो नेगेटिव आता है। ये डिटेल से बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से चार्ज नेगेटिव आता है। कितने नेगेटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चूंकि इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा, लिहाजा मानो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अपीयर होगा। लिहाजा वैलेंसी देखोगे तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो इस लिहाज भी आप कहोगे इसकी वैलेंसी 1 है, या इसके ऊपर जो चार्ज है वो भी वैलेंसी को ही जाहिर करता है, ये पहले बात कर चुके हैं। लिहाजा मानो नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, तो इस लिहाज से भी इसकी वैलेंसी 1 है। इसकी टाइप कौन सी है, तो वो आपको चल गया वो कलर नेगेटिव है। इसी तरह ऑक्सीजन जब चेंज होता है ऑक्साइड में तो फिर कैसे होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है,
तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में क्या अभी 6 इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के एडिशन की वजह से इसके ऊपर चार्ज डाई नेगेटिव आता है। इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के एडिशन के एतबार से देखोगे फिर भी बोलोगे 2 है, या इसके ऊपर मौजूद चार्ज के एतबार से बोलोगे तो फिर भी वो 2 है। तो तीसरी बात, यहां पर मैंने एडिशनल एक काम किया था, फास्फेट। तो फास्फेट जो है, ये एक जो फार्मूला लिखा है गौर से देखो, H3PO4, तो ये एक एसिड है जिसको फास्फोरिक एसिड कहते हैं। ये फास्फेट जो रेडिकल है, जो ग्रुप ऑफ एटम पर मुश्तमिल है, इसीलिए कहा था इसका फार्मूला आना चाहिए। तो ये चूंकि फास्फोरिक एसिड से ड्राइव होता है, तो फास्फोरिक एसिड से कैसे ड्राइव होता है, तो ये एसिड की एक बुनियादी करैक्टर है कि एसिड अपने H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। H हमेशा पॉजिटिव आयन की फॉर्म में डोनेट होता है। तो इसके पास कितने H हैं जो पॉजिटिव फॉर्म की फॉर्म में डोनेट होंगे, तो 3 है। तो जब 3 पॉजिटिव निकल जाएंगे तो लेफ्ट बिहाइंड पीछे चार्ज कैसे हो जाएगा भाई, रह जाएगा वो ट्राई नेगेटिव रह जाएगा। इसको इस लिहाज से भी हम साबित कर देंगे कि वाकई ही ट्राई नेगेटिव है, क्योंकि रेक्टेंट वाली साइड पर जो फास्फोरिक है इसके ऊपर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं लिखा जाता, लिहाजा 0 चार्ज होता है। तो प्रोडक्ट वाली साइड पर भी तमाम स्पीशीज को मिलाकर चार्ज 0 ही रहना चाहिए, क्योंकि मैटर को ना पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम ऐसे कहते हैं। तो यहां देख लो 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और ये 3 नेगेटिव चार्ज, ये बैलेंस कर देंगे तो ओवरऑल यहां पर भी मैटर जो है वो न्यूट्रल ही है। इससे भी साबित किया जा सकता है कि फास्फेट आफ्टर द लॉस ऑफ 3H पॉजिटिव आयन, जो फास्फेट रेडिकल जन्म लेगा उसके ऊपर चार्ज ट्राई नेगेटिव होगा। फास्फेट की वैलेंसी फिर उस सारी डेफिनेशन के मुताबिक आल्सो ट्राई नेगेटिव होगी। तो जब आपका ये नॉलेज डेवलप हो चुका हो तो फिर आप इसका फार्मूला लिख सकते हैं बहुत आसानी से। अब काम बहुत जो है वो मेजर खत्म हो चुका, बहुत आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो प्लीज फोकस कीजिएगा। अब सारे जो है वो फ्रूट का जूस पीने का वक्त आ गया है, उसका सारे काम का फ्रूट खाने का वक्त भी आ गया है। तो सबसे पहले स्टेप पर आपने वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला आपने क्या करना है कि उस कंपाउंड के अंदर जो रेडिकल्स हैं, सिंबल एलिमेंट नहीं बोलूंगा, बुक के ऊपर बेशक एलिमेंट लिखा हुआ, आप भी पेपर में आंसर करते हुए एलिमेंट ही बेशक लिखे, लेकिन मैं कंसेप्ट के लिहाज से गलत बात नहीं कर सकता। तो कंपाउंड्स के अंदर जो रेडिकल्स हैं तो उनकी सिंबल या फार्मूलाज आपने साइड बाय साइड लिखने हैं। जब आपने उनकी सिंबल या फार्मूला क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेडिकल आल्सो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। तो जब आपने उनकी सिंबल या फार्मूला साइड बाय साइड लिखना है तो लिखते हुए इस बात का ख्याल करना है कि जो पॉजिटिव रेडिकल्स हैं उनको पहले लिखना है और नेगेटिव को बाद में लिखना है। जैसे कि यहां पर सोडियम है तो सोडियम रेडिकल का ये आपको पता है, ये रेडिकल की सिंबल है और क्लोराइड की सिंबल ये है। तो फिर पहले कौन सी लिखनी है, पॉजिटिव, तो पहले सोडियम लिखा और बाद में क्या लिखा, क्लोराइड। इसी तरह तमाम का ख्याल रखा जाएगा। यहां पर आपने सीखा है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो दूसरे स्टेप पर काम किया जाएगा, वो ये काम किया जाएगा कि हर रेडिकल की जो भी वैलेंसी है, जो हम यहां पर डिटेल से बात करके आए हैं, कि उसकी जो भी वैलेंसी है उसको उसकी एलिमेंट की सिंबल या रेडिकल की सिंबल या फार्मूला के राइट टॉप पर लिखना है। ये है राइट, ये है टॉप। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 पॉजिटिव है तो यहां पर 1 पॉजिटिव लिख दिया। क्लोराइड की वैलेंसी क्या है, ये आपके सामने है, 1 नेगेटिव है तो इसके ऊपर 1 नेगेटिव लिख दिया। सेम फॉर ऑल, यहां पर तमाम रेडिकल की वैलेंसी आपने उनकी राइट टॉप पर लिखनी है। वैलेंसी कितनी है ये मैं यहां भी सिखाकर आया हूं और पीछे वैलेंसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड जो है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन द आयोनिक कंपाउंड, वहां भी सिखाकर आया हूं। ये ग्रुप ऑफ एटम का रेडिकल्स है तो इसके ऊपर जो भी चार्ज मौजूद है वही इसकी वैलेंसी कहलाएगा, लिहाजा इसको भी मैंने राइट टॉप पर लिख दिया। तो तीसरा स्टेप है जो यहां पर मेजर काम खत्म हो जाता है। तो जो आपने रेडिकल्स की वैलेंसी लिखा होगा ये ब्रिंग करने का काम है। तो हर एलिमेंट की वैलेंसी आपने दूसरे एलिमेंट के राइट बॉटम तक लेकर आनी है। जैसे सोडियम की वैलेंसी क्रॉस करनी है, वैलेंसी क्रॉस लिखनी है, पहले की वैलेंसी दूसरे के राइट बॉटम पर, दूसरे की वैलेंसी पहले के राइट बॉटम पर। जैसे सोडियम की +1 थी तो यहां +1 लिख दिया, क्लोराइड की जो है वो -1 थी तो वो यहां लिख दी, सोडियम की +1 थी तो उसको क्रॉस करके यहां लिख दिया। कैल्शियम की जो है वो डाई पॉजिटिव थी तो यहां लिख दी, और ऑक्सीजन की डाई नेगेटिव थी तो वो यहां लिख दी। कैल्शियम की डाई पॉजिटिव थी तो वो यहां लिख दी यहां पर, और फास्फेट की ट्राई नेगेटिव थी तो वो यहां लिखी जाएगी। तो आपने क्रॉस करके वैलेंसी उनके लिख देनी है, क्रॉस करके, पहले की वैलेंसी दूसरे के बॉटम पर, दूसरे की वैलेंसी पहले के बॉटम पर। काम मुकम्मल हो चुका है। ये चौथा और 5वां स्टेप सिर्फ ये बताता है, ये इन 2 एग्जांपल को क्लियर करता है
कि अगर जो रेडिकल्स मौजूद होंगे उस केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, अगर उनकी वैलेंसी सेम हो, जैसे इसकी भी 1 थी, इसकी भी 1 थी, इस एग्जांपल में इसकी भी 2 थी और इसकी भी 2 थी, तो अगर तो रेडिकल की वैलेंसी सेम हो तो फिर उस वैलेंसी को ऑफसेट कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है व्हाइल राइटिंग फाइनल फॉर्म ऑफ केमिकल फार्मूला। तो फाइनल फॉर्म लिखते हुए ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके भी 2 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसके भी 2 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका भी फार्मूला ये होगा, इसका फार्मूला ये होगा। लेकिन 5 स्टेप में बताया गया है, जिसको इस एग्जांपल से पता चलेगा, अगर रेडिकल की वैलेंसी डिफरेंट होगी, जैसे कि इस केमिकल कंपाउंड में कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की वैलेंसी 1 है, तो फिर उसको ऑफसेट नहीं किया जाएगा, फिर उसको लिखा जाएगा जैसे यहां लिखा गया है। और छठे स्टेप पर जस्ट ये बताया गया है कि जो रेडिकल ग्रुप ऑफ एटम पर मौजूद होगा उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा, ये बात पहले वजाहत कर चुके हैं, तो वही उसकी वैलेंसी मानी जाएगी। और अगर 2 रेडिकल हैं इसमें भी, तो अगर वैलेंसी डिफरेंट है तो लिखी उसी असूल के मुताबिक जाएगी जिस असूल के मुताबिक इसकी लिखी गई थी। तो फास्फेट की वैलेंसी इस रेडिकल के बॉटम पर लिखी जाएगी और कैल्शियम की वैलेंसी इसके रेडिकल पर लिखी जाएगी। दैट इज ऑल अबाउट ऑल प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द केमिकल फार्मूला ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स। आई होप दैट आपने इसको खूब अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेहतर यह है कि इस वीडियो को एक से ज्यादा दफा देखें और इस कंसेप्ट को सारी जिंदगी के लिए बाखूबी जो है वो क्लियर कर लें और साथ साथ आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लॉट मोर।